हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। वो आपकी चाहे करंट अफेयर हो या मैराथन क्लासें हों, टॉपिक वाइज क्लासें हों या आपकी मॉडल पेपर। दिन में 4 मॉडल पेपर दिए जाते हैं। करंट अफेयर की भी क्लास शाम को 6 बजे चलती है। साथ में यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर वो भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है। यानी लगभग हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके लिए हैं और बेहतरीन आपके यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं जो आपके अपडेट हुए हैं पर कवर करना है। थोड़ा स्पीड हमारी ज़्यादा रहेगी, बातें थोड़ी आपकी कम होंगी। सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आपके कौन थे। 1 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपके कौन थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये है सुंदर लाल बहुगुणा, जिसका ऑप्शन आ गया सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक इनमें से कौन थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक इनमें से कौन थी। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम क्या है, मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है चमोली जिला है ना, क्या है। तो आप कहेंगे सर चमोली, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, चमोली हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी कब, तो आपकी 1992 में, फरवरी 1992 में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा, कस्तूरी मृग को देखकर आप लोग तुरंत जम्मू कश्मीर मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो आपकी परियोजना है इसकी शुरुआत आपकी उत्तराखंड से की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और ये आपके 1970 के दशक में आपकी आरंभ की गई थी केदारनाथ अभ्यारण्य से। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो भारत में जो प्रवाल भित्तियाँ हैं दोस्तों याद रखिए, लक्षद्वीप में भी है, मन्नार की खाड़ी भी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंडमान निकोबार भी है। साथ में देखा जाए पाक जलडमुर्मद हो जाएगा। उड़ीसा का कोडार का जो क्षेत्र है, चंद्रभागा तट और रामचंडी समुद्र यहाँ भी पाई जाती हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कृत्रिम आवासीय संरक्षण जहाँ पादपों के जीन को संरक्षित किया जाता है क्या कहलाता है। 7 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 7 का ऑप्शन बनेगा, इन्हें बोलते हैं जीन बैंक। क्या बोलते हैं, जीन बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। तो दोस्तों इको मार्क जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। तो आप कहेंगे सर इको मार्क होता है जो पर्यावरण का मित्र हो या पर्यावरण से कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, है ना, पर्यावरण प्रदूषण ना करता हो, ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। तो आप कहेंगे सर उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। जब आपसे ये शब्द मिलेगा पर्यावरण अनुकूल, अनुकूल मतलब हो गया मित्रवत, है ना। तो इसका जो आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सब बिल्कुल हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी हमारी तरफ सपोर्ट करिए भाई। आप लोग घर पे रह के आपको हम सिलेबस कवर करा रहे हैं और आप लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि हम भी मोटिवेट रहें, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो कृत्रिम वर्षा के लिए है, लगभग जवाब आ चुका है। यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हरित ग्रह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। मतलब अगर यहाँ पर हरित ग्रह प्रभाव के अभाव में, अर्थात अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो आपकी पृथ्वी का जो तापमान है वो औसत तापमान लगभग कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब ये है कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है, ठीक है ना भाई। मान लो 18 रहेगा भी तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, ना खेती कर सकते हो ना कुछ हो सकते हो, तो भाई खाओगे पियोगे क्या, है ना। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो ओजोन की जो परत है वो आपको मिलती है कहाँ पर, समताप मंडल में। और समताप मंडल की बात करते हैं तो भैया सम से समताप और सा से हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। यहाँ पर मेसेसो मतलब होता है जो मध्य होता है ना। ट्रोपो मतलब होता है क्षोभ मंडल होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा राइट, है ना। और देखा जाए तो आपका जो ओजोन दिवस मनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है ओजोन होल किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे सर ओजोन होल जो संबंधित है वो किससे है। तो यहाँ पर कहेंगे सर समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई में कमी आ रही है, अर्थात ओजोन परत के क्षरण से जुड़ा हुआ है।
अभी आपको याद होगा कि अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन की मात्रा अत्यधिक कमी हो गई है, जिसे ओजोन छिद्र कहा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से कौन सा रोग हो सकता है? रेडियो एक्टिव प्रदूषण से कौन सा रोग हो सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, त्वचा कैंसर भी, अस्थि कैंसर भी, रुधिर कैंसर भी, ये सभी होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं वो ठोस, तरल, गैसीय जहाँ भी आपके होते हैं सब में उपस्थित हो जाते हैं और आपकी बॉडी में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सरकार द्वारा पारे की कितनी मात्रा प्रति वर्ष निर्धारित की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर 5 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कानपुर में गंगा के मुख्य प्रदूषण इनमें से स्रोत बताना है। तो भैया कानपुर में आपको मालूम है कि गंगा प्रदूषण बहुत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, जैसे आपका रसायन आपका हो गया, कपड़ा उद्योग से, धातु और सर्जी उपकरण से, तो उपयुक्त में से सभी के माध्यम से कहीं ना कहीं गंगा प्रदूषण हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कागज और लुगदी मिल किस नदी का प्रदूषण स्रोत है? यहाँ पर देखा जाए तो कागज और लुगदी है ना, ये आपका जो आंसर बनेगा वो आपका गोमती नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गोमती नदी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सही मिलान करना है। संगठन दिया गया है और आपसे स्थिति दिया गया है। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट आपके नोएडा में है, भारतीय वन्य जीव संस्थान आपके देहरादून में है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड आपकी चेन्नई में है। मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी आपके सही हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कब शुरू किया गया? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 18 नंबर और 18 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका 1986 में, कब? 1986 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी पर्यावरण जो जागरूकता अभियान है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अप्पिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर इसके पहले आपने चिपको आंदोलन पढ़ा, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो आपका आंसर है अप्पिको आंदोलन, ये आपका 1980 के है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह क्या हो जाएगा? 1980 है, लेकिन शुद्धता जो आपका होना चाहिए वो आपको होना चाहिए 1983। यहाँ पर आपको 1900 जो आपका 83 है, जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ था। जो अप्पिको आंदोलन है ये कर्नाटक में हुआ था सितंबर 1983 में। कर्नाटक के जो उत्तर कन्नड़ जिला है वहाँ से आपका हुआ था। इसका नेतृत्व में जो पर्यावरण पांडुरंग हेगड़े और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, कन्नड़ में गले लगना होता है। अप्पिको मतलब होता है, कन्नड़ में से बोलते हैं गले लगाना। ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने दिया था? तो भैया इकोसिस्टम जो आपका दिया है सबसे पहले किसने दिया है? तो भैया ईवीएस वाले बच्चे तुरंत देखेंगे कि आपका एजी ट्रांसले है, यहाँ पर 1935 में ये शब्द आपका दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? तो दोस्तों परितंत्र में दो ही चीज़ें आपको मिलती हैं, एक तो आपका जैविक होता है और एक होता है अजैविक होता है। तो कहेंगे सर दो घटक होते हैं, जैविक घटक और आपका अजैविक घटक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। जैविक घटक मतलब जैसे पेड़ पौधे जानवर होते हैं, है ना, ये आपके होते हैं। और अजैविक मतलब होता है जैसे जल हो गया, प्रकाश हो गया, वर्षा हो गया, पहाड़ हो गया, ये जो वायुमंडल में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। देखो अगर अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम आपको सपोर्ट तक पहुँचाएंगे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी लाइक शेयर करते रहिएगा। देखो दिया है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये किया था आपके बेनेट द्वारा। किसने दिया था? बेनेट। हालांकि देखा जाए तो इसकी अवधारणा में कई आपको स्रोत देखने को मिलते हैं, आपके एल्टन, बेनेट, बर्कली, रथजले, ये सब आपको मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर है बेनेट, इसका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा। बेनेट की अगर बात करते हैं तो आपके 1976 में, है ना, जॉन बेनेट ने ये आपका दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो पारिस्थितिकी संक्रमण है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? प्रादेशिक निवास का उदाहरण जो आपका है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपकी घास का मैदान है ना, जैसे वन हो गया, घास के मैदान हो गया, रेगिस्तान हो गया, तट रेखा हो गया, अर्धभूमि हो गई, खेत, कस्बे, शहर, यहीं तो लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी में आप कहेंगे घास भूमि, इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब स्थलीय निवास मतलब जो भूमि पर पाए जाते हैं, है ना, और इसमें मनुष्य के निवास का स्थान भी शामिल होता है। पृथ्वी के नीचे गुफा, खदानों में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। तो दोस्तों प्रथम बार जो दी गई थी वो आपके जो आपके दिए हैं एजी टेंसलन। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर एजी टेंसले। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कथन ए दिया है, कथन बी दिया है, क्या सही है क्या नहीं सही है आपको देखना है। पहला दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। नहीं शब्द गलत दिया है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया।
मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, नीचे दिए गए कोड से सही आपको उत्तर चयन करना है। तो दूसरा ऑप्शन तो सही है कि मानव क्रियाओं से पर्यावरण प्रभावित होता है, तो ए गलत है, बी सही है। देखिए कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर, ए गलत है, बी सही है, मतलब आपका जो आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर और 26 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा दोस्तों याद रखिए उल्टा होता है। उल्टा होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो पिरामिड बनेगा कुल मिला के इस प्रकार से बनता है, क्योंकि तालाब में जो उत्पादक होते हैं अर्थात जो फाइटोप्लांटन होते हैं वो छोटे जीव होते हैं, तो इनका जो बायोमास होता है वो कम होता है। वहीं पर शीर्ष उपभोक्ताओं का जो जय भार होता है वो ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए याद रखना इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उल्टा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक किस श्रृंखला का क्रम है। दोस्तों 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये खाद्य श्रृंखला में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे होते हैं उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, और इसके बाद जो जंतु उनको खाते हैं तो द्वितीयक में हो जाएंगे, और उनको जो खा जाते हैं तो आपके तृतीयक में हो जाएंगे, और जो बचा कुचा होता है ना, वो जो खाते हैं कीड़े मकोड़े जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर देते हैं उनको बोलते हैं अपघटक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर क्या होता है उत्पादक उपभोक्ता शिकार और शिकारी। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। यहाँ पर इकोसिस्टम की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए इकोसिस्टम में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। उत्पादक जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, इसका मतलब बात बिल्कुल सही है। उत्पादक मतलब होते हैं पेड़ पौधे, और आपको मालूम है पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे ना, जंतु थोड़े कम हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि उत्पादक मतलब इन पौधों को खाने वाले जो आपके कम होंगे, अगर ज़्यादा हो जाए तो भैया पेड़ पौधे बचेंगे नहीं बचेंगे। तो उत्पादक जो आपके हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से क्या है, अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये जो फसली भूमि है, फसली भूमि को कृत्रिम तथा मानव जनित जीवों का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने प्रतिपादित किया था। कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसका 10% ही की ऊर्जा ही हम लोग ले पाते हैं, बाकी 90% अवशिष्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों इनका नाम है यहाँ पर लिंडेमान। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। और इन्होंने ये जो नियम दिया था 1942 में दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, मतलब हमने कहा कि इस नियम के मुताबिक ये होता है कि खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जे पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर आपकी है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 31 नंबर है, और 31 की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिल्कुल नोट करिएगा एमपी ही ये है आपका पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में अगर पूछे तो आप कहेंगे साइलेंट वैली जो कि आपके केरल में है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया दिया गया है कि भारत में मुख्यतः कौन से जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र आपके हैं। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि भारत में मुख्यतः कौन से जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। तो आप कहेंगे सर इनमें देखा जाए तो जैसे पूर्वी है, पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी है, सुंडालैंड है, इसका मतलब आपका सभी हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसका आंसर है डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा चक्र है जो पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जल चक्र होता है। क्या होता है, जल चक्र होता है जो मौसम के परिवर्तन का है या पैटर्न में है। हमने कहा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर पानी है ना, जैसे ये पानी है, पानी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये गर्म होता है, और गर्म होके भाप में जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं, बादल होते हैं, और बादल होते हैं तो ऊपर जब ये गैस जाती है गर्म होकर ऊपर जाती है तो यहाँ पर नमी की वजह से क्या होता है, ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो यहाँ पर क्या करा देती है, यहाँ पर बारिश करा देती है, तो पुनः पानी फिर से यहीं पर आता है। तो ये होता है जल चक्र कहते हैं। तो इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे बारिश कैसे होती है भाई, जब यहाँ का पानी मतलब जब गर्मी होती है तो फिर वाष्प बनेगा, जो वाष्प जाएगा ऊपर, भाई गर्म गैसें ऊपर जाती हैं, और जब ऊपर बहुत ऊपर जाएंगे तो ऊपर मौसम ठंडा होगा। तभी कहते हैं ना कि वृक्ष होना जरूरी है। आप कभी रास्ते में जा रहे होते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जहाँ पर जंगल मिलता है वहाँ पर थोड़ा सा गर्मियों में आपको ठंडा महसूस होगा, भले ही बाहर वो हो, तो वहाँ पर क्या होता है गैसें ठंडी होती है, जैसे ठंडी होते हैं तो संग्रहण की प्रक्रिया होती है और बारिश होने लगती है। इसलिए पर्यावरण में दोस्तों वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिए इन्हें कहा जाता है जैव भू रसायन चक्र। तो थोड़ा धीमे देखो हम पढ़ा रहे हैं, कारण ये है कि ये थोड़ा सा आप लोगों के नए लगेगा। हिस्ट्री पॉलिटी आपने पढ़ा है, हम स्पीड पढ़ाते रहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा समझाते हुए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है इसमें आपको दिया गया है हर जगह बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्लो है। यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आ गया है वो आपका जैव भू आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट,
तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 का जो ऑप्शन वो आपका हो गया है बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है समुद्र का वर्षा वन किसे कहते हैं। चलिए बताना है। यहाँ पर है समुद्र का वर्षा वन किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर सी है दोस्तों, ये जो प्रवाल भित्ति है, क्या है, प्रवाल भित्ति, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है धूम कोहरा जिसे स्मॉग बोलते हैं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों ये जो कोहरा जैसा आपको दिखा करता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड है ना, कोहरा में जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन है, सल्फर के जो ऑक्साइड है, इसकी वजह से आपका होता है ना। तो इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसको अंग्रेजी में स्मॉग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मतलब यहाँ पर दिया गया है कथनों में से आपको बताना है क्या सही है। या उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो 37 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये बात दोनों ही सही कह रहा है, मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए आपका जैसे ग्रीन हाउस गैस में कौन होती है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। नाइट्रोजन हो गया कह सकते हैं, अच्छा नहीं आती है कौन, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपको ढेरों ऑप्शन में आपको मिलेंगे। तो इनमें से जो आपका होगा वो कौन सा आपका होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आर्गन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक होती है वो आपकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी है, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गए। तो कभी कभी यहाँ पर आर्गन नहीं होता है, आर्गन की जगह आपको नाइट्रोजन दे देगा। हमारा कहने का मतलब ये था कि कभी कभी ऑप्शन नाइट्रोजन होता है तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो हीलियम होती है, हीलियम भी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा। अधिकतर जो आपको मिलती हैं वो तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगा और आर्गन जो आपको मिलेंगी, ये उदाहरण अधिकतर मिलते हैं जो कि आपके कह सकते हैं ये ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण आपके नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी आपका नहीं होता है, वो जानवरों के लिए जहरीली होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया है, बी नंबर आपका हो गया है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है। चलिए अब आप लोग बता दीजिएगा। अभी हमने बताया, इसलिए बता दिया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका यहाँ पर ऑक्सीजन, आर्गन, ये जो आपकी गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती हैं। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कानकुन किस देश में है। दोस्तों ये कानकुन जो आपका है ये आपकी स्पेन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्पेन मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट है जो ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये आपका जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो किसकी वजह से, तो CFC गैसों की वजह से हो रहा है। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये जिम्मेदार है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्न से किसके घनत्व के मापन में होता है। तो दोस्तों ये जो घनत्व मापा जाता है धुआं के मापन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा रिंगेल मेन स्केल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष तक वायुमंडल में प्रदूषणकारी कणों के स्तर 40% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा वर्ष 2026 तक। कहा है कि भैया जो शहरों में जो पार्टिकुलेटर मैटर है उसकी जो सघनता है 40% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मानकों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये निर्धारण जो होता है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका 1972 को भारत सरकार ने देश के वन्य जीवों को सुरक्षा देने के लिए, है ना, ये लागू किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग कितना प्लास्टिक उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो मतलब यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है इन ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका 15 टन आपका दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या करते हैं थोड़ा अपडेट में ले देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 36% पैकेजिंग है, मतलब मैक्सिमम जो भी आपको मिलेगा, बाकी ये क्वेश्चन आपको हटा देना है, ठीक है ना। अब आपको ये क्वेश्चन आपको कर लेना है कि रिसाइकलिंग अर्थात जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखो इसके अनुसार आपका जो दिया है हम देख ले रहे हैं थोड़ा सा, इसमें से 15 टन, ठीक है, 15 टन लगाइएगा, 15 टन आपका है। तो प्रत्येक वर्ष कितना प्लास्टिक उपयोग किया जाता है, लगभग 15 टन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका जो रिसाइकलिंग होता है वो थोड़ा कुछ बहुत रिसाइकलिंग भी हो जाता है, तो इसका आंसर आपको भी देना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग अर्थात तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है।
दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों याद रखिए आपका आंसर सी, केरल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में BS थर्ड मानक कब लागू किया गया था। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा 2010 में। ठीक है, अक्टूबर 2010 में 3 मानदंड यहाँ पर लागू किए गए थे। मतलब वाहन से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उनको कम करने से संबंधित आपका होता है, याद रखिएगा। जो उसमें से ना, कभी आपने सुना होगा कि उसमें से वो कह सकते हैं कि धुएं की मात्रा के लिए BS4 जनरेशन है, BS5 है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत में BS5 कब लागू किया गया था। तो देखिए जब ये आ रहे हैं तो हम आपको एक साथ बता देते हैं। जो आपका 1 है ये आपका सन 2000 में लागू किया गया था। BS1 जो आपका है ये आपके 2000 में लागू किया गया था। जो आपका 2 है ये जो आपका लागू किया गया था, ये कब लागू किया गया था, तो सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में लागू किया गया था। ये 2000 तहत के नियम ही के तहत किया गया था। जो 3 आपका लागू किया गया था BS थर्ड जो आपका ईंधन होता है, ये आपके 2010 में आपका लागू किया गया था, 2010 में। ठीक है, 2010 में। वहीं पर BS4 जो आपका है वो आपके 2017 हो जाएगा। और BS जो आपका इसकी 4 के बाद 6 आया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 6 आया ये 2020 में आया। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है 4 और 4 आया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, 2017 हो जाएगा। क्लियर हो गया, एक क्रम आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस मानक को भारत सरकार ने लागू नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत सरकार ने किसे यहाँ पर लागू नहीं किया है, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो अभी देखो उन्होंने बताया कि BS जो 5 है ना, देखो हमारा बताने से, एक क्वेश्चन बताने से कितना अच्छा सब कुछ मिल गया कि BS जो 5 है इसको लागू नहीं किया है। 4 के बाद डायरेक्ट क्या है 6 में आपका पहुंच गया था, क्लियर है। और 6 वाला जो आपका आया वो कब आया, सन 2020 में आया था। मतलब ये होता है पेट्रोल में एथेनॉल का मिलावट, जितना ज़्यादा पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाएंगे तो प्रदूषण की समस्या कम होगी, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कभी बोलते हैं पेट्रोल में 10%, 20%, 15% एथेनॉल मिलाने के लिए, वही होता है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नंबर दिया है, पूरे भारत में BS मानक जो आपका 4 है कब लागू किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। तो BS4 जो आपका दिया है पूरे भारत में, ठीक है। स्टार्टिंग तो आपकी 17 में हुई थी, लेकिन पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ये अच्छा दिया गया 20 दिया है ना। तो 6 आपका हुआ था 2020 में, है ना, कब 2020 में, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ गया ना। जो BS6 न आपका है वो आपका कब हुआ था, तो आपके 2020 में हुआ था, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है यूरोपियन देशों में यूरो मानक सेकंड को कब से लागू किया गया है। ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है मालूम है, क्योंकि मालूम है जो ईंधन आपके जो आपके वाहन चलते हैं तो वाहन से प्रदूषण होता है, और प्रदूषण से होता है तो पर्यावरण आपका सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2000, सन 2000 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा कि यूरोपियन देशों में यूरो मानक सेकंड को जो लागू किया गया था वो आपके सन 2000 में लागू किया गया था। वहीं पर देखा जाए तो आपका दिया गया है यूरोप में यूरो 6 मानक कब लागू हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा यूरोप में लागू हो गया था 2015 में, 1 सितंबर 2015 को, है ना। और आपको मालूम है कि भारत में 2020 में आया था, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है रंजकों से जुड़े माध्यमिक कार्बनिक रसायनों की कुल निर्धारित मात्रा कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर 50 किलोग्राम प्रति वर्ष, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं विषमांगी और बहुत जटिल होते हैं, आमतौर पे वजन के संदर्भ में लगभग आपका इतना मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही मिलान आपको करना है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सर ये नर्मदा जो आपका है ना, मतलब देखा जाए नदी है और प्रदूषण का स्रोत है। तो नर्मदा में दोस्तों कागज मिल का जो आपका प्रदूषण मिलता है, काली नदी में चीनी मिल का प्रदूषण मिलता है, चंबल नदी में रेशम मिल का मिलता है। उपयुक्त में से सभी आपके सही हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है UNFCCC का अर्थ इनमें से है क्या। दोस्तों 56 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसका ऑप्शन होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मतलब कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसे ये कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपकी कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो आपकी 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ये दोस्तों ये आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बाहरी इलाके में अनाईकट्टी में आपका स्थित है और इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, है ना, डॉक्टर सलीम, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का या संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर, ये आपका है गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में है, नोट कर लीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा ये मिलेगा आपको कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आवाज फाउंडेशन के संस्थापक कौन है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आवाज फाउंडेशन के संस्थापक आपके हैं कौन, यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है सुमेरा अब्दुलाली। क्या नाम है यहाँ पर, सुमेरा अब्दुलाली। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। आवाज फाउंडेशन ये एक गैर सरकारी संगठन है। ये भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत आपका किया गया था। मतलब पंजीकरण है, इसका मकसद है कि समाज में जो मौजूद असमानताएं हैं उनके खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ना। क्लियर है। गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों और महिलाओं के लिए शिक्षा का काम करना, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना, शैक्षणिक परियोजनाओं में शामिल करना, है ना, उनमें कहीं ना कहीं ये आपका संबंधित है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पारिस्थितिकी संरक्षण तथा सतत विकास उद्देश्य किसका उद्देश्य है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये जो आपका है गुड प्लानेट फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से किसका उद्देश्य है जो जंगल और जैव विविधता का संरक्षण करना। यहाँ पर दोस्तों ये उद्देश्य है आपका किसका, तो आपका फ्रैंकफर्ट जूलॉजिकल सोसाइटी का है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बन जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि, क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ये पुरस्कार मिलता है पर्यावरण संरक्षण के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है NO2 मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ पर NO2 जो आपकी है वो आपकी देखा जाए तो आपकी पुराने वाहन होते हैं, बिजली संयंत्रों से, औद्योगिक इकाइयों से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। और ये देखा जाए तो अम्लीय वर्षा को जन्म देती है ना। और ये पेट्रोल डीजल कोयले को जलाने से भी उत्पन्न हो जाएगा। बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में तो बहुत हैं और इन ऑप्शन में से पूछा है, 3 ऑप्शन में से आप कहेंगे सर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कान्हा भी है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, घगुआ राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। यहाँ पर सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट कहाँ पर, उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको मालूम है ना, आपकी यूपी में भी है। और वहीं पर सिमलीपाल कहाँ पर है आपको बताना है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो सिमलीपाल देखा जाए तो उड़ीसा में है, कहाँ पर है आपके उड़ीसा में है, याद रखिएगा, क्लियर है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो आपको बताया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको यूपी मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत में टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो फैला हुआ है लगभग आपका ये जो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर देखिए एक इसमें से एक अपडेट भी आपको मिल चुका है 33,000 जो कि आपके बाघ अभ्यारण्य के लिए है ना, 33,000 आपके बाघ अभ्यारण्य के लिए। तो टाइगर रिजर्व आपका 75 वाला ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये नंबर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ष 2024 के अनुसार मीठे जल की प्रजातियों की आबादी में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मीठे पानी में जो प्रजातियाँ रह रही हैं उनकी प्रजातियों में जो कमी देखने को मिली है तो दोस्तों 83% प्रजातियाँ कम हो चुकी हैं। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर 69 क्वेश्चन आपके हमने कवर करा दिया है। देख सकते हैं कि बड़ा मस्त टॉपिक, हमको पढ़ाने में बड़ा मस्त लगा है। बाकी आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। हमने कहा कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब चीज़ें होती थोड़ी स्पीड में हम पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये टॉपिक को थोड़ा समझ कर और समझा कर आपको पढ़ाते रहे हैं, ठीक है। हमें भी मज़ा आया, बाकी आपको भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, है ना। और बेहतरीन क्लासें आपको चल रही हैं इस समय, ठीक है। करंट अफेयर के हर एक टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। बदले हुए नाम जैसे आपके वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी बहुत ऐसे टॉपिक हैं वो भी हम आपको करा देंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी करा देंगे, है ना। नए वीडियो के साथ धन्यवाद, जय हिंद।